जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 133 तुलनात्मक सरकार और राजनीति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9580023322 पर इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है बीपीएससी 133, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों लैंग्वेज में गेस्ट पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023322 पर इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सत्तावादी शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे सत्तावादी शासन प्रणाली होती क्या है और उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो सत्तावादी शासन प्रणाली वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति, एक दल या फिर एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है। इस प्रकार की शासन प्रणाली में जनता की भागीदारी बहुत सीमित होती है और निर्णय ऊपर से थोपे जाते हैं। तो सत्तावादी शासन प्रणाली क्या है? एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सारी सत्ता किसी एक व्यक्ति, एक दल या फिर एक छोटे समूह के हाथों में होती है और यहाँ पर जनता की भागीदारी बहुत सीमित होती है और निर्णय जो होते हैं वो जनता पर थोपे जाते हैं। अब देखते हैं विशेषताओं को। तो सबसे पहली विशेषता है सत्ता का केंद्रीकरण। सत्तावादी शासन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि सारी राजनीतिक शक्ति एक ही व्यक्ति या फिर एक समूह के पास होती है। राष्ट्रपति, तानाशाह शासक दल ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, अन्य संस्थाएं केवल आदेशों का पालन करती हैं। दूसरी है जनता की सीमित भूमिका। इस प्रणाली में जनता को शासन में भाग लेने का बहुत कम अवसर मिलता है। चुनाव या तो होते ही नहीं है या फिर केवल औपचारिकता के लिए कराए जाते हैं। जनता की राय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। एक दल या फिर एक नेता का प्रभुत्व। अधिकतर सत्तावादी शासन में एक ही राजनीतिक दल या फिर नेता का वर्चस्व होता है। विपक्षी दलों को या तो प्रतिबंधित कर दिया जाता है या उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इसके बाद है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। सत्तावादी शासन में नागरिकों के मौलिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार आदि सीमित या समाप्त कर दिए जाते हैं और सरकार की आलोचना करना अपराध माना जा सकता है। इसके बाद है सख्त कानून और दमन। तो इस प्रकार की शासन प्रणाली में कानून बहुत सख्त होते हैं। पुलिस, सेना और गुप्तचर एजेंसियों का प्रयोग जनता को नियंत्रित करने और विरोध को दबाने के लिए किया जाता है। विरोध प्रदर्शन और आंदोलन अक्सर बलपूर्वक कुचल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर सख्त कानून बनाए जाते हैं और जनता के अधिकारों का दमन किया जाता है। इसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव। सत्तावादी शासन में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती है। सरकार की नियंत्रण में काम करते हैं और शासक के हितों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद प्रचार और सेंसरशिप। सरकार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रचार माध्यमों का उपयोग करती है। समाचार पत्र, टीवी और सोशल मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप होती है। केवल वही जानकारी जनता तक पहुंचाई जाती है जो सरकार चाहती है। इसके बाद देश में स्थिरता तो होती है लेकिन सीमित स्वतंत्रता होती है। कई बार सत्तावादी शासन में राजनीतिक स्थिरता दिखाई देती है क्योंकि विरोध कम होता है, लेकिन यह स्थिरता जनता की स्वतंत्रता की कीमत पर होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो सत्तावादी शासन प्रणाली में त्वरित निर्णय और अनुशासन तो होता है लेकिन यह लोकतंत्र,
स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए हानिकारक मानी जाती है। लंबे समय में शासन प्रणाली समाज में असंतोष और भय का वातावरण पैदा कर देती है। यहाँ पर हमने देख लिया कि सत्तावादी शासन प्रणाली क्या होती है। ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति, एक दल या फिर एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित होती है और यहाँ पर जनता की भागीदारी कम होती है और निर्णय उस पर थोपे जाते हैं। इसके बाद हमने विशेषताओं को देखा कि सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जनता की यहाँ पर सीमित भूमिका होती है, एक दल या फिर एक नेता का यहाँ पर प्रभुत्व देखने को मिलता है और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और यहाँ पर सख्त कानून बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो है प्रचार सेंसरशिप पर रोक लगाई जाती है। स्थिरता लेकिन यहाँ पर सीमित स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपका पहला प्रश्न अच्छे से कवर हो जाता है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो सरकार का संसदीय स्वरूप वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका यानी कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में यह प्रणाली भारत का संविधान के अंतर्गत अपनाई जाती है। इस प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका संसद के सदस्यों में से ही बनती है। मंत्री आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा संबंध होता है और दोनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री का प्रमुख स्थान होता है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वे मंत्रियों का चयन करते हैं, विभागों का बंटवारा करते हैं और सरकार की नीतियों का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही होती है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। मंत्रिपरिषद संसद विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इससे सरकार जवाबदेह बनती है। वास्तविक और नाम पात्र का कार्यपालिका प्रमुख। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष यानी जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनके अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर होते हैं। बाद लचीला शासन तंत्र। यह प्रणाली अपेक्षाकृत लचीली होती है। संसद के पास सरकार को बदलने का अधिकार होता है। यदि सरकार जनता का विश्वास खो दे तो उसे हटाया जा सकता है और नई सरकार बनाई जा सकती है। इससे तानाशाही की संभावना कम होती है। संसद में प्रश्न और चर्चा की व्यवस्था। संसद में प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहस के माध्यम से सरकार के कार्यों की आलोचना और समीक्षा की जाती है। इससे सरकार को अपने निर्णयों का औचित्य बताना पड़ता है और पारदर्शिता बनी रहती है। लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन। संसदीय प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है क्योंकि सरकार जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इससे जनता की इच्छाओं और जरूरतों को शासन में स्थान मिलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार सरकार का संसदीय स्वरूप एक लोकतांत्रिक, उत्तरदायी और लचीली शासन प्रणाली है। ये जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है और सरकार को संसद के नियंत्रण में रखता है, जिससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हमने ये प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चुनाव के लिए मिश्रित सदस्य प्रणाली क्या है, इसके गुणों और दोषों पर चर्चा कीजिए। तो मिश्रित सदस्य प्रणाली वह चुनावी व्यवस्था है जिसमें दो अलग अलग चुनाव प्रणालियों का संयोजन किया जाता है। पहली है बहुमत प्रणाली और दूसरी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली में मतदाता आमतौर पर दो वोट देते हैं। पहला वोट अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए और दूसरा वोट राजनीतिक दल के लिए। इसका उद्देश्य यह है कि संसद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी बना रहे और दल आधारित प्रतिनिधित्व भी न्याय संगत हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिश्रित सदस्य प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो है दोहरा मतदान देखने को मिलता है। एक वोट क्षेत्रीय उम्मीदवार के लिए और दूसरा पार्टी सूची के लिए। स्थानीय व राष्ट्रीय संतुलन। क्षेत्रीय सांसद स्थानीय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सूची से चुने गए सदस्य राष्ट्रीय स्तर पर दलों की ताकत दर्शाते हैं। न्याय संगत प्रतिनिधित्व। छोटे दलों को भी संसद में स्थान मिलने की संभावना रहती है। लोकप्रियता व सीटों में संतुलन। दलों को मिले कुल वोटों के अनुपात में सीटें मिलती हैं। यह प्रणाली
जैसे देशों में अपनाई जाती है, जैसे जर्मनी और न्यूजीलैंड में। ठीक है। मिश्रित सदस्य प्रणाली के गुण: प्रतिनिधित्व में न्याय, बोर्ड प्रतिशत और सीटों के बीच का अंतर यहाँ पर कम होता है। स्थिरता व जवाबदेही: क्षेत्रीय सांसद जनता के प्रति सीधे जवाबदेही होते हैं। छोटे दलों को अवसर, अल्पमत दलों को भी संसद में आवाज मिलती है। लोकतांत्रिक समावेशन: समाज के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व भी संभव होता है। मतदाता की पसंद बढ़ती है, मतदाता व्यक्ति और दल दोनों के लिए अलग अलग निर्णय कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं मिश्रित सदस्य प्रणाली के दोष। तो इसमें जटिलता देखने को मिलती है। 2 वोट और सीटों का संयोजन आम मतदाता के लिए समझना कठिन हो सकता है। सरकार गठन में कठिनाई: अक्सर गठबंधन सरकार बनती है जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसके बाद दोहरे प्रतिनिधित्व का भ्रम: कभी कभी क्षेत्रीय और सूची सांसदों की भूमिकाओं में टकराव दिखता है। व्यवस्था महंगी: चुनाव संचालन और मतगणना अधिक खर्चीली हो सकती है। स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा का जोखिम: सूची सांसदों का क्षेत्रीय जुड़ाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो मिश्रित सदस्य प्रणाली लोकतांत्रिक न्याय और स्थानीय प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाती है। यद्यपि यह थोड़ी जटिल और महंगी है, फिर भी सही क्रियान्वयन से यह अधिक समावेशी और प्रातिनिधिक लोकतंत्र सुनिश्चित कर सकती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर कीजिए। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया के नाम से भी क्यों जाना जाता है? तो दुनिया के सभी देशों का विकास स्तर समान नहीं है। कुछ आर्थिक, सामाजिक, तकनीक रूप से बहुत आगे हैं, जबकि कुछ अभी विकास प्रक्रिया में है। इस आधार पर देशों को विकसित और विकासशील देश कहा जाता है। विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच अंतर: आय और जीवन स्तर के आधार पर विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है और जीवन स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। अब देखते हैं औद्योगिकरण के आधार पर विकसित देशों में उद्योग और सेवा क्षेत्र अत्यधिक विकसित होते हैं। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है और उद्योग यहाँ पर सीमित होते हैं। ठीक है। इसके बाद शिक्षा और साक्षरता: विकसित देशों में साक्षरता दर बहुत अधिक होती है और शिक्षा की सुविधाएं उन्नत होती हैं। विकासशील देशों में साक्षरता दर कम होती है और शिक्षा की सुविधाओं में असमानता पाई जाती है। इसके बाद है स्वास्थ्य सुविधाएं: विकसित देशों में आधुनिक अस्पताल होते हैं, बेहतर चिकित्सा सेवाएं और उच्च जीवन प्रत्याशा होती है, जबकि विकासशील देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होती हैं और मृत्यु दर अधिक होती है। इसके बाद है तकनीकी विकास के आधार पर विकसित देश विज्ञान और तकनीक में अग्रणी होते हैं और विकासशील देशों में तकनीकी विकास धीमा होता है और विदेश तकनीक पर निर्भरता रहती है। सामाजिक समस्याएं: विकसित देशों में गरीबी और बेरोजगारी कम होती है। विकासशील देशों में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और कुपोषण जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर देख लिया है। इसके बाद देखते हैं विकासशील देशों को तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है। तो तीसरी दुनिया यानी कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग सबसे पहले शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के समय किया गया था। उस समय दुनिया को 3 भागों में बांटा गया था। पहली दुनिया पूंजीवादी और औद्योगिक रूप से विकसित देश, दूसरी दुनिया यानी समाजवाद देश, और तीसरी दुनिया मतलब वे देश जो ना तो पहली दुनिया में थे और ना ही दूसरी दुनिया में थे। तो अधिकांश विकासशील देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित थे। ये देश आर्थिक रूप से पिछड़े, औद्योगिकरण में कमजोर और राजनीतिक रूप से नव स्वतंत्र थे, इसलिए उन्हें तीसरी दुनिया कहा जाने लगा। ये शब्द आज भी विकासशील देशों के लिए प्रयोग किया जाता है, हालांकि अब इसे कम पसंद किया जाता है क्योंकि यह पिछड़ेपन का संकेत देता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर मुख्यतः आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और जीवन स्तर के आधार पर होता है। विकासशील देशों को तीसरी दुनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि वे शीत युद्ध के समय 2 प्रमुख गुटों से अलग थे और विकास की प्रारंभिक अवस्था में थे। आज कई विकासशील देश तेजी से प्रगति कर रहे हैं और भविष्य में विकसित देशों की श्रेणी में आने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड BPSC 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।